हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी सीटीपी की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी ये क्लास थर्ड है जिसमें हम इंटेलिजेंस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ओके, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, मैंने सीटीपी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे ये क्लासेस दे सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ओके, ये क्लासेस आपकी उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टेट लेवल पर टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप सी टेट दे रहे हो, चाहे आप एच टेट दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप एम पी टेट दे रहे हो, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप रीट दे रहे हो, चाहे आरपीएससी या फिर कोई भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। ओके, जो बच्चे मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनमें भी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, जिनका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लासेस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ओके, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है, याद करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, ठीक है, चिंतन करते हैं, तो हमारी क्या है, इंटेलिजेंस काम करते हैं, वही क्या है, हमारी बुद्धि होती है। ओके, अब टर्मन ने कहा है, टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, ठीक है, हम उसके बारे में चिंतन कर पा रहे हैं, तो उसे ही टर्मन ने बुद्धि कहा है। अतः टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता होती है। ठीक है, तो टर्मन ने क्या है, अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता और समस्या को हल करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। टर्मन ने कहा है कि 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि की चरम सीमा होती है। ठीक है, 16 वर्ष तक की आयु तक बुद्धि आ जाती है, उसके बाद सिर्फ ज्ञान बढ़ता है। ओके, तो स्टर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। ठीक है, स्टर्न ने कहा है जैसे जैसे सिचुएशन आती है, नई नई सिचुएशन आती है, हम उसके साथ एडजस्ट करते हैं, उसकी योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। ओके, बीने के अनुसार बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता होती है। बीने ने कहा है बुद्धि वो होती है जब हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, ठीक है, कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी एबिलिटी ही बुद्धि कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ऑफ इंटेलिजेंट, बुद्धि की क्या क्या विशेषता है। बुद्धि कौशल, प्रतिभा और योग्यता की एक सीमा होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि विशिष्ट योग्यताओं का समूह कहलाता है। बुद्धि जन्मजात प्राकृतिक शक्ति है। बुद्धि हमें जन्म से ही मिलती है, अपने हेरिडिटी से ही मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरी से भिन्न होती है। ठीक है, हर किसी की बुद्धि सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। यह व्यक्तियों को सीखने और समायोजन स्थापित करने में सहायता करती है। बुद्धि की वजह से ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और उसके साथ एडजस्ट करते हैं। यह व्यक्ति को कठिन समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि बहुआयामी होती है क्योंकि इसमें अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, सभी मनुष्यों में बुद्धि का वितरण असमान होता है। ठीक है, सभी, क्या सभी व्यक्तियों में बुद्धि समान होती है? नहीं, उस असमान होती है। ठीक है, तभी तो कब कोई बच्चा 80 नंबर लाता है, कोई बच्चा 90 लाता है, कोई 120 लाता है, कोई 130, तो क्या है, सभी मनुष्यों में बुद्धि का वितरण असमान होता है। ओके, वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षा भी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब प्रशिक्षण क्या है, हम स्कूल जाते हैं, चीजों को सीखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारी इंटेलिजेंस को प्रभावित करती है। बुद्धि में आनुवंशिकता की नाममात्र भूमिका होती है। ठीक है, जो हमारी हेरिडिटी होती है उसका नाममात्र भूमिका होती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इन्वायरमेंट करता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया है। पहला है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि वो बुद्धि होती है जिन व्यक्तियों का हमें काम दिखाई देता है। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि इन्होंने दिमाग लगाया, जैसे कि मिस्त्री, मिस्त्री मकान बनाता है तो हमें उनका काम दिखाई दे रहा है कि कितना अच्छा मकान बनाया। ठीक है, उसने कितना अच्छा यूज किया। ठीक है,
जैसे कि इंजीनियर, ठीक है, तो उनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, गैरेट ने मूर्त बुद्धि को यांत्रिक या व्यवहारिक बुद्धि कहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। ओके, अमूर्त बुद्धि उस बुद्धि को कहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप किसी को देखकर आप बता नहीं सकते हो कि ये कितना एक्सपर्ट है। ठीक है, तो उसमें ये अमूर्त बुद्धि होती है। जैसे कि टीचर, क्या आप टीचर को बता सकते हो कि वो किस में महारत है, किस में एक्सपर्ट है? और ठीक है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि। ठीक है, वो किस में पाई जाती है? डॉक्टर में, चित्रकार में, मनोविज्ञान, जो अपने माइंड से कार्य करते हैं। ठीक है, तो अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि सोशल, ठीक है, सोशल बुद्धि जो नेता, समाज सेवी में पाई जाती है। ओके, सर्वप्रथम बुद्धि में संवेग की बात मयोर एंड सोल्वी ने किया है। मयोर एंड सोल्वी कारुसो संवेगी बुद्धि का परीक्षण बताया था। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारे इमोशन से जुड़ी होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है, ठीक है, आपका मूड खराब हो गया, आप गुस्से में एग्जाम देने चले गए, क्या वो एग्जाम आपका अच्छा होगा? नहीं अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या है, हमारे जो इंटेलिजेंस है वो इमोशन को क्या करते हैं? इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हाँ आपका हैप्पी मूड है, ठीक है, तो आपका एग्जाम क्या होगा? अच्छा होगा, क्योंकि आपका इमोशन क्या है? अच्छा है। ठीक है, तो क्या है, इमोशन इंटेलिजेंस को इफेक्ट करती है। ओके, फिर आता है हमारा संवेगित बुद्धि, इमोशनल एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे पहले बात इसकी किसने की थी? मेयर एंड सोल्वी ने इसकी बात की थी, लेकिन सबसे पहले दी किसने इसको? डैनियल गोलमैन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धि परिस्थितियां जन्य होती है, जैसे जैसे बुद्ध परिस्थितियां होती है वैसे वैसे बुद्धि काम करती है। इन्होंने बुद्धि को तीन चीजों पर निर्भर बताया: संवेग, इमोशन, हमारे मिजाज, मूड, और हमारे स्ट्रेस लेवल। ठीक है, अब हम एक एक करके बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सिद्धांत है आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी, जो बिने, स्टर्न और टर्मन द्वारा दी गई थी। इन्होंने बताया कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसको तोड़ा नहीं जाता है, और बुद्धि का जो कारक है वो एक कारक है और जो हर जगह वही काम करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सीडीपी पढ़ोगे तब भी वही बुद्धि यूज हो रही है, हिंदी पढ़ोगे तब भी वही बुद्धि यूज हो रही है, इंग्लिश पढ़ोगे तब भी। तो उन्होंने बताया कि बुद्धि में केवल एक कारक होता है। क्या आप मानते हो कि बुद्धि में एक कारक होता है? तो इसको नकारा गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इसकी जगह स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्वि सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि बुद्धि एक नहीं बल्कि दो कारकों से मिलकर बनी है। पहला है जी फैक्टर, सामान्य कारक जो जन्म जाता है। ठीक है, जो क्या है? जो सिखाया नहीं गया है। ठीक है, फिर एस फैक्टर, विशिष्ट कारक जो इनेंट है, अर्जित है। ठीक है, जिसे हमने वातावरण से अर्जित किया है। ठीक है, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ये क्या है? अर्जित किया गया है। फिर अब इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने थ्री कारक सिद्धांत भी दे दिया। ठीक है, जनरल तो था, ठीक है, सामान्य कारक जो सब में पाई जाती है, फिर स्पेसिफिक ही हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ के G+S ग्रुप फैक्टर बना दिया गया। ठीक है, अब इनके भी सिद्धांत को नकारा गया गार्डनर के द्वारा। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा बुद्धि दो कारकों से नहीं बल्कि बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ थ्योरी दी। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ओके, फिर आया बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। इन्होंने बोला कि बुद्धि स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है जो प्रत्येक जगह अलग अलग कार्य करती है। ठीक है, इनके सिद्धांत को रेत बालू का सिद्धांत कहा गया और आणविक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा गया। फिर आया आपका बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जो थॉमसन द्वारा दिया गया, सैंपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा कि बुद्धि के जो बाहरी कारक होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, परंतु जो उसके आंतरिक कारकों में समानता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, अब ये बाहर से क्या है? डिफरेंट है, लेकिन जब हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी में हिंदी आती है और आपकी हिंदी लिटरेचर होती है, इंग्लिश में आपका इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर होता है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। तो इसलिए इन्होंने कहा
कि बाहरी कारक तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो आंतरिक कारक होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। फिर आता है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, जो थ्रस्टन द्वारा दिया गया था, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्रस्टन के अनुसार कोई विशिष्ट या सामान्य कारक नहीं होते, हमारी मानसिक योग्यताएं मूल कारकों में ही समाहित होती हैं और ये मिलकर समूह कारक का निर्माण करते हैं। उन्होंने 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई। पहली योग्यता थी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, आंकिक योग्यता, जिनमें क्या होते हैं, नंबर से रिलेटेड ये योग्यता होती है, ठीक है। फिर आती है वर्बल एबिलिटी, ठीक है, जो शब्दों से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो हम बोलचाल करते हैं, बातें करते हैं, उससे रिलेटेड होती है। परसेप्चुअल प्रतिशीकरण, ठीक है, वो चीजें जो हमारे सामने होती हैं, ठीक है, और हम उसको अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी एबिलिटी होती है? परसेप्चुअल एबिलिटी होती है। स्पेक्टिकल एबिलिटी वो एबिलिटी तो होती है जो डायरेक्शन, ठीक है, स्थान, दिशा की नॉलेज रखते हैं, जिनमें ये योग्यता होती है। ओके। रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, जो बहुत जल्दी लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। मेमोरी एबिलिटी, याद करने की क्षमता। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी क्या होते हैं? फ्लुएंट, ठीक है, जिन बोलने में, सीखने में, ठीक है, तो वो उसे उसकी योग्यता को कहते हैं। इन मानसिक योग्यता के परीक्षण के लिए थर्स्टन ने एक बैटरी परीक्षण का निर्माण किया, जिसे प्रधान मानसिक योग्यता योग्यता परीक्षण पीएमए कहते हैं। अब आपकी आई बुद्धि संरचना, ठीक है। सबसे पहले बुद्धि संरचना सिद्धांत आइसेक द्वारा दिया गया था, इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो सबसे पहले बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने द्वारा दिया गया था? आइसेक ने। अब है हमारा गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत, ठीक है, गिलफोर्ड्स 3 डायमेंशनल थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है, ठीक है। पहला डायमेंशन आपका ये है, सेकंड आपका ये, और थर्ड आपका ये डायमेंशन, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहला इन्होंने बोला कि विषय वस्तु कंटेंट, ठीक है, व्यक्ति द्वारा सोचने चिंतन करने के लिए जिस पे हमें क्या होता है, जिस सूचना सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कंटेंट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको प्याजे पढ़ाया, तो वो कोलबर्ग पढ़ाया, तो वो क्या था? कंटेंट था। ओके। संक्रिय क्या होता है? ऑपरेशन। यह विधि होती है जिसकी सहायता से विषय वस्तु जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, उसके बारे में सोचना, ठीक है, चिंतन मनन करना, ठीक है, विचार किया जाता है, उसे ही ऑपरेशन कहा जाता है। थर्ड है उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है, बुद्धि द्वारा विषय वस्तु के विश्लेषण अर्थात, ठीक है, प्रक्रिया से गुजरने के बाद उत्पाद होता है, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें भी काफी, तो सबसे पहले जो गिलफोर्ड थे, इन्होंने टोटल बताया कि बुद्धि में जो तत्व होते हैं, ठीक है, कंटेंट में आपके 5 तत्व हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में आपके 6 तत्व हैं, और ऑपरेशन में आपके 5 तत्व हैं। तो टोटल आपके कितने हैं? 150 तत्व होते हैं। सबसे पहले इन्होंने 120 तत्व बताए थे, फिर उसके बाद 150, और अब लास्ट में 180 बताए गए हैं। ओके। आपका एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कॉग्निशन कौन सा तत्व है, ठीक है, किसका तत्व है, कॉग्निशन किस संज्ञान किसका तत्व है? तो वो गिलफोर्ड का तत्व है, ठीक है। तो आपसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप याद कर लेना। ओके। फिर है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ट्रायड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसे त्रिचापीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहली बुद्धि आपकी सृजनात्मक बुद्धि, जिसे हम अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें जो हमारा पूर्व अनुभव होता है उसके आधार पे नए ज्ञान को क्रिएट करना, वही हमारी सृजनात्मक बुद्धि कहलाती है। सेकंड आपके संदर्भगत व्यवहारिक बुद्धि या फिर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। यह एक प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि होती है जो व्यक्ति को सूझबूझ तथा व्यवहार में दिखाई देती है। फिर थर्ड है हमारी घटकीय विश्लेषणात्मक अवयवभूत बुद्धि, ठीक है, जिसे कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी हम एनालाइज करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वही हमारी कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस
कहलाती है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया कि बुद्धि का तंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार के घटक बताए। पहला क्या था? सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, इसे हम अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं कि इसमें नए ज्ञान को क्रिएट करना। ठीक है, फिर हमारा संदर्भ बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं? व्यवहारिक बुद्धि होता है, जो व्यक्ति सूझबूझ तथा उसके व्यवहार में दिखाई देता है। थर्ड है हमारा घटकीय विश्लेषणात्मक। इसमें हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि ठीक है, रीजनिंग करते हैं कि कोई चीज है तो वो क्यों है, इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों को देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, फिर आता है हमारा बुद्धि का कैटल और हॉर्न सिद्धांत। इन्होंने स्पेयरमैन के सामान्य बुद्धि कारक को 2 भागों में बांटा था। अभी हमने पढ़ा था स्पेयरमैन ने 2 द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिनमें उन्होंने एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक दिया था। उसी को बुद्धि के केटल और हॉर्न ने 2 भागों में बांटा। एक को बोला तरल बुद्धि और एक को बोला ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि वो होती है जो जन्मजात होती है। ठीक है, जो हम अर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, वो जो हम जन्म से ही सीख के आए हैं। ठीक है, ठोस बुद्धि वो बुद्धि होती है जो हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग। ठीक है, अब बहुबुद्धि का सिद्धांत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपके एग्जाम में आता ही क्वेश्चन है। ओके, बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थी। ठीक है, उन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार की बुद्धि बताया कि बुद्धि 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, जो टोटल है 9 है, लेकिन जो आपकी बुक में मेंशन वो 8 है। मैं आपको टोटल 9 कराऊंगी। ओके, उन्होंने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखी। और गार्डनर ने बुद्धि संबंधी 8 योग्यताएं बताई हैं। पहली योग्यता है विजुअल स्पेक्टिकल, दृश्य स्थानिक या आकर्षीय योग्यता। ठीक है, ये योग्यता उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो स्थान, क्रम, दिशा की नॉलेज रखते हैं। उसे हम विजुअल स्पेक्टिकल योग्यता कहते हैं। ओके, ये योग्यता उन व्यक्तियों में दिखती है जो इंजीनियर होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, वास्तुकला होते हैं, चित्रकार होते हैं। सेकंड है हमारी शाब्दिक भाषाई योग्यता, वर्बल लिंग्विस्टिक। ठीक है, ये उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो भाषा की अच्छा यूज कर पाते हैं, जिनकी भाषा की अच्छी पकड़ होती है। ये उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, एंकर होते हैं, संवाददाता होते हैं। थर्ड है आपकी तार्किक गणित संबंधित योग्यता, लॉजिकल मैथमेटिक। ठीक है, जो लोग तर्क करने में, ठीक है, और किसी चीज को पहचान करने में और तार्किक रूप से समस्याओं का सम, समाधान करने में, विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं, उनमें ये एबिलिटी पाई जाती है, जैसे कि वकील, गणितिक, वैज्ञानिक, अकाउंटेंट। फोर्थ है हमारा शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है, जिनका अपने शरीर की गति क्रिया करने में अच्छा कंट्रोल होता है, उनमें ये योग्यता पाई जाती है। ठीक है, शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, जैसे कि हमारे खिलाड़ी, डांसर, धावक, रनर, सर्जन। ठीक है, फिफ्थ है आपका संगीतात्मक योग्यता, म्यूजिकल रिदम, जिन लोगों में सुर, ताल, ध्वनि को समझने की अच्छी योग्यता होती है, उनमें ये म्यूजिकल एबिलिटी पाई जाती है, जैसे संगीतज्ञ, गायक, गीतकार। सिक्स्थ है आपका अंतर विशेषक, इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? जो लोग दूसरों को समझने में अच्छे होते हैं। ठीक है, जो दूसरों के फीलिंग्स को, इमोशन को अच्छे से समझ पाते हैं, जैसे कि परामर्शदाता। ठीक है, मनोचिकित्सक, काउंसलर जो होते हैं, साइकेट्रिक्स होते हैं, वो किस में आते हैं? इंटरपर्सनल में आते हैं। फिर सेवंथ है हमारा अंतरा विषयक। ठीक है, या फिर अंतरा व्यक्तित्व। ठीक है, इसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज आप इंग्लिश में इसको याद करना, हिंदी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, इंट्रापर्सनल वो व्यक्ति हो जो स्वयं को समझने में अच्छे होते हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, जो स्वयं को समझने में अच्छे होते हैं। तो इसमें आते हैं आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक आते हैं। ठीक है, जो खुद को समझते हैं। तो अब आपके हैं इंटरपर्सनल, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और एक आपका इंटरपर्सनल। इंटर मीन्स दूसरों को समझना, इंटर सिटी से याद कर सकते हो। ठीक है, इंटर सिटी मतलब दूसरी सिटी, दूसरे लोगों को समझना। इंट्रा मतलब स्वयं को समझना। ठीक है,
आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राकृतिक योग्यता। प्राकृतिक योग्यता जो प्रकृति से काफी जुड़े होते हैं और प्रकृति से काफी लगाव होता है, ये किसान होते हैं, ठीक है, भूविज्ञानी होते हैं, वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक है, और जीव विज्ञान होता है। ओके, फिर है हमारा नाइन्थ अस्तित्ववादी, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो लोग हमारी इस धरती पर भूमिका की बात करते हैं कि हमारा हमारा जन्म क्यों हुआ है, ठीक है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो ये उन लोगों में पाई जाती है, तो इसे अस्तित्ववादी बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। ये साधु संत फकीर मौलवी बुद्ध आदि में पाई जाती है। ओके, अब बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। मानसिक आयु, मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिने ने 1908 में किया था, ठीक है। और बुद्धि परीक्षण का जनक बिने को कहा जाता है कि बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर कौन है, बिने है। तो बुद्धि लब्धि का संप्रदाय स्टर्न ने दिया, जो उसका फॉर्मूला था वो स्टर्न द्वारा दिया गया था, ठीक है। इस फॉर्मूला क्या, IQ इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। मेंटल एज मीन्स मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु, ठीक है। फिर स्टर्न के फॉर्मूलों को रिवाइज किया गया टर्मन द्वारा, सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं किया, इनटू 100 किया, जो फॉर्मूला स्टर्न द्वारा दिया गया था एम ए अपॉन में CA, और उसमें क्या लगा दिया, 100 लगा दिया, तो उसको रिवाइज किसने किया, टर्मन द्वारा किया गया। ओके, सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, मेंटल एज है 6 ईयर, क्रोनोलॉजिकल एज भी है 6 ईयर, तो उसका IQ कितना होगा, तो आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला क्या, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100, तो मेंटल एज 6, क्रोनोलॉजिकल भी 6, इंटू में 100, तो 6 से 6 कट गया, तो उसका IQ लेवल कितना आया, 100 आ गया। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, फिर लुइस टर्मन के द्वारा किया गया IQ वर्गीकरण, ठीक है। बुद्धि लब्धि, जिसका 25 से कम होता है वो महामूर्ख या जड़ बुद्धि होता है, जिसका 25 से 49 होता है वो मूड इम्बेकिकल होता है, जिसका IQ स्तर 50 से 69 होता है वो मूर्ख होता है, जिसका IQ लेवल 70 से 79 होता है वो मंद बुद्धि फीबल माइंड होता है, जिसका 80 से 89 होता है वो सुस्त बुद्धि डल होता है, जिसका 90 से 109 होता है सामान्य बुद्धि, ठीक है। हम सब किस बुद्धि में आते हैं, सामान्य बुद्धि में आते हैं। फिर जिसका IQ लेवल 110 से 119 होता है वो सामान्य या औसत से अधिक होता है, और जिसका 120 से 139 होता है वो श्रेष्ठ बुद्धि, ठीक है, सुपीरियर में आता है, और जिसका 140 होता है वो प्रतिभाशाली गिफ्टेड में आता है, ठीक है। तो इसको आपको लर्न करना है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एवरेज बच्चे का IQ लेवल क्या होगा, ठीक है, जो जीनियस बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, उनका IQ लेवल क्या होगा, और जो मंद बुद्धि है उनका IQ लेवल क्या होगा, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, एवरेज जो बच्चे हैं उनका IQ लेवल क्या होगा, उनका IQ लेवल होता है 90 से 109 के बीच में। ओके, जो मंद बुद्धि है, फीबल माइंड है, उनका जो IQ लेवल होता है 70 से 79 होता है, और जो सुपीरियर होते हैं, ठीक है, जीनियस होते हैं, ठीक है, जो प्रतिभाशाली होते हैं, उनका IQ लेवल होता है 140 प्लस होता है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये तीन आपको याद करने हैं। ओके, फिर आता है बिने साइमन परीक्षण। बिने और साइमन ने 1905 में परीक्षण किया। फ्रेंच भाषा में व्यक्तित्व एवं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 3 से 15 उम्र में दिया। पहला संशोधन 1908 में किया, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1916 में दिया गया, ठीक है। सबसे पहले महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। ओके, अब है वैश्लर बुद्धि परीक्षण। सबसे पहला वयस्क बुद्धि परीक्षण 1939 में दिया गया, जो 10 से 60 साल के बच के लोगों के लिए था, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं था। इसे वैस्लर इसको कॉल्ड वैस्लर या वैल्क्यू मापनी भी कहा जाता है, ठीक है। वैश्लर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए परीक्षण 1949 में दिया गया, ठीक है, जो टेस्ट फॉर चिल्ड्रन था 6 से 16 ईयर्स के लिए। इसको रिवीजन 1974 में किया गया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। पहला होता है शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, ठीक है।
शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। साप्ताहिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो समूह में किया जाता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, जलोटा सामान्य मानसिक परीक्षण 12 से 15 के बीच में, फिर बिने परीक्षण, ठीक है। अब आता है हमारा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। अशाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, जो एक व्यक्ति के लिए किया जाता है और सामूहिक जो समूह में किया जाता है। इसे रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी कहा जाता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण उसे कहा जाता है, ठीक है, जो एक्टिविटीज में किया जाता है। कोल ब्लॉक डिजाइन, पास अलंग टेस्ट, घन रचना टेस्ट भी इसे कहा जाता है। अब भाषाई बुद्धि परीक्षण जिसमें कुछ भी नहीं बोला जाता है, ठीक है। नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, जिसे गुड एनएफ, ड्रॉ ए मैन, कैटल संस्कृत मुक्त परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। चंद्र मोह भाटिया बैटरी परीक्षण, ठीक है, 1955 में दिया गया, जिसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। को ब्लॉक डिजाइन, पास अलंग टेस्ट, चित्र पूर्ति परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण और तात्कालिक परीक्षण, ओके। आर्मी परीक्षण और टिट्स एवं यैकर्स, ठीक है, 1917 से 1918, ठीक है, जिसमें आर्मा अल्फा परीक्षण हुआ था, ठीक है, जो सैनिक लोग थे उनका परीक्षण किया था। और आर्मी बीटा परीक्षण जो लड़ रहे थे, ठीक है, उनका परीक्षण किया गया। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में किया गया, जो हिंदुस्तान बिने निष्पादन परीक्षण CH राइस ने किया, ओके। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। हमारे यहीं पर ही इंटेलिजेंस वाला टॉपिक खत्म होता है। इसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में कराया है, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको यहीं से इंटेलिजेंस का क्वेश्चन का मिलेंगे, ओके। अब जिन बच्चों को ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आपका एक काम है, तो आपको सबसे पहले लाइक करना है, और जो आपके फ्रेंड्स टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो उनको प्लीज़ आप शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे मैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी, ओके। जैसे ही हमारा CDP का 1-2 दिन में मैं पूरे टॉपिक्स आपको क्लियर करा दूंगी, उसके बाद मैं आपके लिए मैराथन क्लास लाऊंगी, जिसमें हम 4-5 घंटे की वो मैराथन क्लास होगी, उसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानिए आप आराम से 30 में से 27+ आराम से स्कोर कर पाएंगे, ओके। अच्छा सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में।